हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आओ दोस्तों, बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यू की। आज दिल्ली पुलिस का 11 पेपर सोल्व करेंगे मैथ का। आप लोगों ने 10वें पेपर तक देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा एक बार देख ले। आप लोगों के लिए एग्जाम में हेल्पफुल होगा। जिन बच्चों के पास ये चैनल नहीं है उनको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। बढ़ते इस चैनल पे 11 पेपर की तरफ। 11 पेपर आज सोल्व करेंगे। आओ 11 पेपर में पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। 11 क्वेश्चन दे रखा था। एक गांव की जनसंख्या कितना 12,32,100 है। यदि यह प्रतिवर्ष 11% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी। आप लोगों से पहले की जनसंख्या पूछिए 2 साल पहले की। तो 2 साल पहले की जनसंख्या आपने करोगे तो मेरे को बताओ 2 साल पहले की। तो आज जनसंख्या कितनी है? 12,32,000 है। आज की जनसंख्या है 12,32,100 है, ठीक है। ये चीज आपसे पूछा पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले जाओगे आप, पूर्व। तो यहाँ पूछेगा तो आपको कितना परसेंट की वृद्धि थी? 11% बढ़ के आई होगी। तो मान लेते हैं यहाँ कोई वैल्यू रही होगी x। तो x का कितना गुना हुआ होगा? 11% की वृद्धि बता रहा है, 11% से बढ़ती है। तो 11 का कितना हो गया बेटा? 111/100 हो गया। 111/100 हो गया, ठीक है। कितनी बार बढ़ी है? 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 2 वर्ष, 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो आप लोगों को देखना है 12,32,000 हो जाने के बाद पहले कितनी थी। तो ये 11 गुना 11 कितना होता है? 12, 32, 1 होता है। समझ में आया? जब आप इसको इससे काट देंगे तो यहाँ पे कितना बचा? 100 बचा। समझ में आप सभी को? और ये जीरो इधर चली जाएगी तो x का मान ओवरऑल कितना आ गया? 10 लाख। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? चौथा। ये एज इट इज पूछा हुआ दिल्ली पुलिस का पेपर है। आप लोग इस पेपरों को सोल्व करके फिर एग्जाम में बैठेंगे, आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला पेपर, एक अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अंकित अपनी आयु रीना की आयु की दोगुनी है। अंकित की आयु रीना की आयु की दोगुनी है, जबकि रीना की आयु संजना की आयु की 3 गुनी है। जब भी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप देख लो रीना, अंकित और किसकी बात कर रहा है? संजना। इनके नाम अंकित कर लो। देखो नाम है अंकित, एक का नाम है रीना और एक का नाम है संजना। ऐसे संजना। देखो इनके कुछ ना कुछ उम्र रही होगी। आप लोग ऐसे लिखेंगे इनको एग्जाम में, इनकी कुछ ना कुछ उम्र रही होगी। उसके बाद पढ़ते हैं आगे। रीना की आयु संजना की आयु की 3 गुना। तो रीना की आयु कितनी है? संजना की 3 गुनी है। तो संजना जितनी भी होगी इससे 3 गुनी बड़ी होगी। और आगे क्या पूछा आपसे? रीना की आयु, अंकित की आयु रीना की आयु की 2 गुनी है और अंकित की आयु रीना की आयु की कितनी है? 2 गुनी है। इस तरह से आपको एडजस्ट करके दिया है पेपर ने। आगे बढ़ो। अगर यहाँ पे मैं 1 लिख दूं तो ये कितना हो गया? 3 गुना हो गया और 3 दूनी 6। समझ में होगा आप सभी को। रीना की और संजना की आयु का अनुपात, तीनों के आयु का अनुपात पूछा है। अनुपात हो गया 6, 3 और 1। कौन सा ऑप्शन सही था? 6, 3, 1, 2। समझ में आप सभी को? आगे बढ़ते हैं। इस तरह से सारे कोई भी पेपर टफ नहीं आते, इजी टू मॉडरेट में आते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ो। आप लोगों से क्या पूछा इसमें? देखो संख्या दी है आपको, ये तो क्वेश्चन नंबर है। 15, 27, 34 और 48 संख्याओं का औसत कितना होगा? औसत निकालने के लिए आपको पता है सम ऑफ डिजिट और नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड करके आना। तो देख लो कितना, 8 से 4 कितना हो गए? 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 से 5 24, 2 बचा। 4, 3, 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 में कितना जोड़ा? 12। 124 बटे कितनी डिजिट है? 4। 4 का भाग आप लोग देंगे तो 4, 3, 12, 31। तो इसका राइट आंसर 31 था। तो बिल्कुल ढीला क्वेश्चन था, ठीक है ना। इस तरह से पेपर पूछता है। पी क्यू आर एस 4 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या सब जानते हैं प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? पी क्यू आर और एस सबको समझ में आई। ये अभाज्य संख्या है जिनका योग कितना है? इन सभी का योग, सभी का योग कितना दे दिया आप लोगों से? 45 है। आप लोग एक चीज समझ पा रहे हैं? पी क्यू आर एस इस तरह से बड़े हैं तो आपसे पूछा पी की पावर 4 प्लस 2p का मान क्या होगा बेटा, ठीक है। एक चीज बताओ, कभी भी दो सम संख्याओं का योग कभी भी 45 आ सकता है क्या? और जिस संख्या के अंतिम डिजिट अगर कोई भी सम संख्या है, कभी भी वो अभाज्य संख्या हो सकती है क्या? क्योंकि जिस भी संख्या के लास्ट में कोई भी संख्या अगर किसी का भी डिजिट सम हो, 2, 4, 6 यानी कोई सी भी संख्या लिखो, कोई सी भी, अगर ये चीजें दो लास्ट में अगर सम संख्या दे रखी हो किसी भी डिजिट के लास्ट में, तो संख्या हमेशा भाज्य संख्या होगी। 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आप लोगों से बोला प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? सारे प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर, तो अगर प्राइम नंबर है सारे, तो बताओ इनका जोड़ कभी भी विषम आ सकता है क्या? नहीं समझे? देखो इधर, दो विषम संख्याओं का योग जैसे 25 और आप कोई सी भी ले लो 21, दोनों का सम कितना आना चाहिए था?
क्या आ रहा है यूनिट डिजिट सम, यानी कौन सा सम में आना चाहिए था, लेकिन टोटल कैसा आ गया विषम में। विषम टोटल तब भी आ सकता है या तो दोनों संख्या एक तो सम होगी और एक विषम, और दुनिया में विषम संख्या, दुनिया में अभाज्य सम संख्या एक है कौन सी, दो। समझ गए, बस आपको पकड़ में आ गया, समझदार। दो ही एक ऐसी विषम, एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो दुनिया में कैसी है, अभाज्य संख्या है। तो दो, दो में खुद दो का ही भाग जाता है, दो जोड़ा होगा तभी चार संख्या। जब मान लो डिजिट भी सम है और मैं जब विषम संख्याओं को जोड़ रहा हूं तो यहाँ पे फिर अगर पूरी विषम संख्या को चार को जोड़ा है तो सम क्यों नहीं आ रहा, विषम क्यों आ रहा है, यानी एक संख्या कैसी थी में सम, और अभाज्य संख्या होनी चाहिए चारों, तो ये संख्या कौन सी हो गई अभाज्य। दो ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो इससे जुड़ी हुई है। तो पी के लिए बोला तो पी का स्क्वायर कर लेते, चार प्लस दो गुणा दो, पी की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं क्योंकि सबसे छोटी संख्या पी है। आप लोगों से बोला ओडिंग ऐसा होना चाहिए, समझ में होगा सभी को, ठीक है ना। तो पी को यहाँ रखा तो दो की पावर चार यानी चार चौक 16, दो दूनी चार, कितना आंसर होगा 20। आपका राइट आंसर कौन सा था 20। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया सभी को। तो इस तरह से आप पकड़ोगे तो समझ में आएगा कि कोई से भी डिजिट उठा के देखो, देखो सम विषम संख्या 31 उठा लो फिर 33 उठा लो, दोनों का सम आएगा। देखो टोटल चार उठा लो, एक और संख्या उठा लो जैसे 21 उठा ली, एक 19 उठा ली, देखो 9 और 1 10, 10 और 3 कितना होता है 13, 13 और 1 कितना हो गया 14, यानी यूनिट डिजिट सम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ कैसे आ रहा है विषम। और जब भी कभी भी संख्या तुम्हें लगे सम है, पूरी संख्या कैसी है 1 2 3 4, चार संख्या कैसी है ओडिंग सम, तो उनका हमेशा टोटल कैसे आना चाहिए था, सम आना चाहिए था। फिर क्या आ रहा है यहाँ पे विषम, यानी उनमें एक संख्या कैसी थी, कैसी थी सम थी, तो सम कौन सी होगी 2, और ये अभाज्य संख्या भी है। समझ में, आगे बढ़ो, इसलिए थोड़ा पता करो। एक बेलन को चारों ओर से ढकने के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल, चारों ओर से किसी बेलन को, बेलनाकार चीजें कैसी होती है इस टाइप से, इनको चारों ओर से ढकने के लिए क्या चाहिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी चारों ओर कमल कोई भी कपड़ा लपेटना है या बनाना है कैनवास, तो इस तरह से। तो चारों ओर से ढकने के लिए कपड़े का क्षेत्रफल उसके समतल सतहों को ढकने के लिए आवश्यक कपड़े के क्षेत्रफल का दुगुना है। समतल सतह कौन सी होती है, ये ऊपर वाली, ये ऊपर और नीचे वाली समतल सतह होती है। इनको ढकने का जो क्षेत्रफल है उसका दुगुना होगा इधर जो लगाओगे, ठीक। आओ जैसे बोला है वैसे करते हैं। समतल सतह कौन सी है, वो सतह कौन सी, एक बार समझ लो। ये तो समतल सतह है इसकी, और ये वक्राकार सतह है ये चारों तरफ से, तो ये तो वक्र है और ये समतल सतह है। समतल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। कितनी सतह हो गई, दो, तो आप लोग बोलोगे सर दोनों का निकाल लो, तो दोनों का पाई आर स्क्वायर ही होगा, तो आप जोड़ेंगे तो कितना हो गया टोटल 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों ने बोला सर ये वक्र पृष्ठ जो यहां से आप लोग पकड़ते हैं ये साइड वाला, तो इसे बोलते हैं 2 पाई आर एच, आप बोलेंगे ये सर। आगे बढ़ो। बेलन के चारों ओर ढकने के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल उसके समतल सतहों को ढकने के आवश्यक कपड़े के क्षेत्रफल का दुगुना है, यानी इनका दुगुना है, इनका दुगुना है ये। समझ गए क्या आप लोग, तो आप बोलेंगे सर 2 पाई आर एच बराबर होगा किसके, 2 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर के, होगा नहीं होगा बताइए, बोलेंगे सर काट लेंगे, ये लो देखो पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया तो आर बचा होगा, ठीक है। तो एच का मान कितना आ गया 2 आर आ गया। आप लोगों से क्या पूछा है, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या, तो ऊंचाई का त्रिज्या से क्षेत्रफल h बटा आर इधर कर लोगे तो 2 बटा 1 हो गया, तो 2:1 राइट आंसर होगा। तो कौन सा रहा 2:1, 1:2 नहीं 2:1, h का मान 2 आएगा, r का मान 1। ये गलती नहीं करना, ठीक है ना। 1:2 का मतलब होता है h आपने 1 मान ली और r 2, ठीक है। समझ में है सभी को, आगे बढ़ो। अगला, श्री सिंह ने एक बैंक में 5% साधारण ब्याज की दर से 1264 की राशि का निवेश किया, 3 वर्षों के बाद उन्हें कितनी राशि, आप लोगों से अमाउंट पूछा है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, ब्याज कौन सा पड़ रहा है एसआई, आप एसआई निकाल के इसी में जोड़ दोगे, तो एसआई के लिए आप क्या लगाओगे, एसआई बराबर होता है पीआरटी, तो पी कितना है 1264 रुपए, ठीक है। आर कितना है, एसआई का फॉर्मेट क्या होता है, पी गुणा आर गुणा टी होता है कि नहीं बटे 100, आप बोलेंगे ये सर होता है, ठीक है। तो आर कितना हो गया 5% हो गया, टाइम 3 साल का ब्याज था बटे 100, इसको निकाल के आप इसमें ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा था 1264 रुपए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इस चीज पे थोड़ा ध्यान दें, ये तो हो ही जाएगा, लेकिन एक चीज समझो 5% की दर से कितने साल का ब्याज 3 साल का, तो आप बताओ 15% ब्याज हुआ कि नहीं हुआ, 5 थी 15, 15% रेट, तो ब्याज हो गया ये रेट
3 सालों की है, कितने साल के ब्याज है? 3 साल का। 100% आपका धन रहा होगा, मूलधन। 100% में अगर ऐड कर दूं, 100% मूलधन रहा होगा प्रिंसिपल, टोटल कितना हो गया अमाउंट? 115। यानी आपसे 115 की वैल्यू पूछी होगी, तो आप 1264 जो है वो 100% की वैल्यू रही होगी। ठीक है, आपसे पूछा 115 का मान, बस आपको ये गुणा करके आना था। देखो जो कट रहा है उसको काट लो, जीरो से ये जीरो काट दिया, 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10, 5 ती 15 होता है। ठीक है, 4 से काट लो 10, 4 ती 12, 4 एकम 4, 4 से कितनी बार कटा? 6 बार। कटा नहीं कटा? ठीक है, देखो दोबारा जाओ, 4 से कितनी बार कटा? 4 से 2 से कटा है, 2 से। किससे कटा है? 2 से। देखो 2 से कटा है इसको, 2 से कटा है बेटा। ये देखो इधर, ये कितनी बार कटा था? 20 बार। इसको 2 से काटो, 2 से 10 बार ये कटा, 2 से 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसको इससे गुणा करके लिखना है, यूनिट डिजिट से आंसर निकाल सकते हैं। देखो 3 दूनी 6, और 6 के बाद एक पॉइंट भी आएगा क्योंकि 10 है, तो पॉइंट 6 कौन से पे आ रहा है? ये रहो। तो आंसर कौन सा हो गया? तीसरा। आप लोग सिर्फ एग्जाम में, ये प्रैक्टिस बैच है, आप लोग प्रैक्टिस बैच में सिर्फ ये देखेंगे किस तरह से अप्रोच देख के आए क्वेश्चनों को। ठीक है ना, तो आप लोगों को सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट पे 6 आ गया और पॉइंट लगेगा, तो कौन सा आंसर हो गया इसका? 3। समझ गए? एक अगर मिल जाए वहां पे एक डिजिट, ओनली यूनिट डिजिट चेक करनी है, पूरे को कैलकुलेशन करने से कोई मतलब नहीं है, गुणा करेंगे तो भी यही राशि आने वाली है। ठीक है, लास्ट का डिजिट देख लो, आंसर मार के अगला। ठीक है, आओ बढ़ते आगे की तरफ। दो संख्याओं का योग 72 है, कोई दो संख्या थी, उनका योग 72 है, उनका अंतर उनके योग का 1/9। देखो दो संख्या मान लेते ए और बी, ए और बी के लिए ये बोला गया उनका योग 72 है, 72। ठीक है, 72 है, उनका अंतर उनके योग का 1/9 है, तो उनका अंतर ए माइनस बी कितना दे दिया? उनके योग का 1/9 दे दिया। तो 9 से काटा तो आपको पता चला ये तो 8 है। आगे चलते हैं, उनका लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम पूछा आपसे, क्या पूछा है? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए आपको ए और बी का पता होना जरूरी होता है। ठीक है, आप लोग जब यहां से देखेंगे, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, जोड़ के 2 का भाग दोगे तो बड़ी वाली संख्या आएगी, घटा के 2 का भाग दोगे तो छोटी वाली। आप निकाल भी सकते हैं बी से बी कैंसिल करके। ठीक है, समझो इन चीजों को। 72 में 8 जोड़ा तो कितना? 80। 80 का आधा कितना होता है? 40। तो बड़ी संख्या 40 है, 72 में से 8 गया तो कितना बचा है? 64। 64 का आधा कितना होता है? 32। समझ गए आप लोग? इन दोनों का आपसे एलसीएम पूछा है जो दोनों से डिवाइड हो जाए, ऐसी कंडीशन में आप लोग बड़ी संख्या उठा लेंगे। 8 8 गुणा 5 होता है कि नहीं होता? ये होता है। आपने देखा 8 चौक 32, तो 8 चौक 32, अभी 4 लेना बाकी रह गया, तो 5 चौका 20 होता है, 20 को इससे गुणा करो तो कितना आ गया एलसीएम? 160। कौन सा ऑप्शन सही था? समझ गए आप लोग? ठीक है, इस तरह से मैनेज करेंगे आप लोग। आगे बढ़ो। यदि 56 कामगार 5 दिनों में 4050 रुपए कमाते, देखो जैसे आप लोगों ने पढ़ा है टाइम एंड वर्क में, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी देखें। देखो टाइम एंड वर्क में काम करने वाले और जो वर्कर होते हैं, जो वर्क करते हैं, उसको बीच में डालते हैं और दिनों को इधर, और ईटीसी में घंटे वगैरह डालते हैं। बस इसमें आपको इसकी जगह क्या डालना है? वेजेस डालना है, वेजेस, मजदूरी। क्या डालनी है? मजदूरी। ये मजदूरी डालनी है आप लोगों को यहाँ पे, इस जगह मजदूरी को यूज लेना है, वर्क की जगह। वर्क की जगह क्या लोगे? मजदूरी। ठीक है, ये चीज मजदूरी को रिप्लेस करना है यहाँ पे। आ जाओ रख देते हैं 56 कामगार थे, यानी काम व्यक्तियों की जगह तो वही चीज डालेंगे, 56 काम करने वाले थे, 4050 रुपए कमाते हैं, और कितने? 5 दिनों में। दिनों में दिन डालो, देखो दिनों में दिनों की संख्या, काम की जगह सैलरी डाल दी, तो 48 कामगार, 48 कामगार 2 इक्वेशन होती है, 14 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे ये पूछा है आपसे। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे। ये इससे मल्टीपल होगा और ये इससे मल्टीपल होगा। कर लेते 56 गुणा एक्स गुणा 5 बराबर, ठीक है, कितना हो गया? 48 गुणा 4050 गुणा 14। देखो 14 ये पूरा नीचे जाएगा, तो 14 से कितनी बार कटा? 14 चौको 56 होता है, 4 से कितने बार कटा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 से काट लो, 5 से 5 अंटे 40, 5 ही है। ठीक है, तो x का मान दोनों को गुणा करके लिखना है, इनको गुणा करके लिखोगे तो कितना आएगा?
देखो इधर 0, 12 से 2, 12 × 6 नंबर 1, 9720 कितने रुपए की? 9720 ऑप्शन नंबर 3 राइट था। आया किसी का समझ में? तो मजदूरी को भी ऐसे हैंडल करना है जैसे वर्कर को काम पे ले जाते काम करवाते तो वहां पे डब्लू की जगह क्या करना है? वेजेस करना है। आओ क्वेश्चन नंबर 10 है, रितिका अपनी मोटरसाइकिल को 84 किलोमीटर पर घंटे की गति से चला रही है। यदि वह समान गति से चलती तो 45 सेकंड में रितिका कितने मीटर की दूरी तय करेगी? आप लोगों को पता है 84 किलोमीटर बोला, 84 किलोमीटर पर घंटा, तो आप बोलेंगे 1 घंटे में रितिका जा रही होगी 84 किलोमीटर। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो आपको तो सेकंड में लेके आना है क्वेश्चन को, तो आप बोलेंगे इसको 3600 सेकंड। कितना सेकंड? 3600 सेकंड। 3600 सेकंड बोला तो ये कितना मीटर हो गया? 84,000 मीटर। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर की यूनिट होती है बेटा 1000 मीटर। कितनी मीटर होती है? 1000 मीटर। तो इसको 1000 से इंटू कर दो आप लोग। ठीक है, ये चीज। और 1 घंटे में 3600 सेकंड का तो सबको पता है। ठीक है, आप लोगों से पूछा 45 का मल्टीपल इधर रख लो, बाकी को नीचे भेज दो। ठीक है, तो 45 बनाने के लिए इसको 45 बनाने के लिए किस चीज से डिवाइड कर दें? तो आप लोग देखो 45 का ही भाग देके देख लेंगे 3600 में। ठीक है, 45 9 से 5 बार, 9 से 4 बार, 5 से कितनी बार गया? 400 बार। देखो 9 9 चौक 36, 9 5 45, 80 का भाग देना है, तो इधर भी 80 का भाग दे दो और इधर भी किसका भाग दे दो? 80 का। समझ गए आप लोग? ये लो, ये तो 45 सेकंड हो गए। देखो सेकंड में 80 का भाग दिया तो इधर भी 80, तो कितना हो गया? 0 से 0 कट गई, 8 एकम 8, भाग भाग पूरा जा रहा नहीं, 8 से 5 बार और 0, 1050। कौन सा आंसर है? 2। समझ गए आप? बाकी दूरी बराबर 4 गुना समय से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है ना, ये चीज समझो। अगर आप समझे नहीं तो इस चीज को भी समझ सकते हैं आप कि कोई व्यक्ति 84 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा था। ठीक है, इसको भी समझ ले। अगर आपको मीटर पर सेकंड में उनकी चाल देखनी है, काय में देखनी है? मीटर पर सेकंड, तो भी आप कर सकते हैं। तो आप लोग 5/18 से इंटू कर लेंगे तो मीटर पर सेकंड में हो गई वैल्यू। एक सेकंड में अगर कोई आदमी इतना जा रहा है तो बताओ 45 सेकंड में कितना जाएगा? तो इसको भी सोल्व कर सकते हैं। 9 से 5 बार, 9 से काटा 2 बार, 2 चौक के 8, 2 दूनी 4, 25 को इससे गुणा किया, 25 दूना 50, 5 25 चौक 100 1। समझ में आप सभी को? तो भी आप कर लेते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया होगा उम्मीद है। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी जाती है और उसकी चौड़ाई 5% घटाती जाती है। बच्चे क्या करके आते हैं? इधर देखो सभी बच्चे इसमें क्या करते हैं? 5% बढ़ा रहा है, 5% घटाता है, वो आंसर लगा के निकल जाते हैं। इनमें से न तो बढ़ेगा न इस जगह मात खा जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। कभी भी कोई चीज बढ़ती है दोबारा उसी चीज को बढ़ाने की बात बोले तो हमेशा डिक्रीज ही आएगा। सेम वैल्यू तो कभी भी वृद्धि नहीं हो सकती। कभी भी सेम वैल्यू में बढ़ा दे, सेम में घटा दे तो हमेशा डिक्रीज ही होगा, कभी भी बढ़े नहीं मिलती। आओ कैसे मैनेज करके आएंगे? देखो आप लोग जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो a+b में डाल दोगे तो भी फायदे में रहोगे। ठीक है, आप लोग a यहाँ पे पहली वैल्यू है, b यहाँ पे दूसरी है, तो पहली वैल्यू तो 5% बढ़ाने की है तो प्लस में आएगा, दूसरी माइनस में आएगी b, फिर प्लस, फिर 5% गुणा, फिर 5/100, एक माइनस में है यहाँ पे। ये तो पूरा कट गया तो ये कितना हो गया? 5 से 5 को कटा गुणा किया तो 25, तो 0.25 आया। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो कहीं में आएगी? कमी में आएगी। ठीक है, तो 0.25% कमी है, ये कमी है, कमी कम नहीं कमी। ठीक है ना, तो कमी में राइट आंसर आएगा। समझ में है सबको पीछे तक? ठीक, आगे बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, मीना नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये लो, मीना के बचत खाते में 20,000 है। यदि वह 6,000 रुपए खर्च करती है तो बताओ बचत में कितने % की कमी आई? मीना के खाते में देखो 20,000 रुपए थे, उन्होंने 6,000 रुपए खर्च कर दिए, तो ये 6,000 की तो कमी आई। तो आप लोग 6,000 को सीधा रख के इसके ऊपर परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करके आओगे? 100%। देखो 3 0 से 3 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, 2 से काट दो, कितनी बार? 3 बार। 3 को इससे गुणा करके लिख दो, कितना % कमी आएगी? 30%। सीधी कमी दिखा के आओ। समझ गए होंगे आप? ये एजीटीज पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ है ये, दिल्ली पुलिस का ऐसे कैसे पेपर है उसको सोल्व करवा रहे हैं। आप लोग इन पेपरों को देखोगे एग्जाम से पहले। आगे बढ़ते हैं। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 42 है।
आप लोगों से एक बेलन की बात करी, बेलन का दूसरा क्वेश्चन है ये। देखो इधर पहले भी बेलन का पूछ लिया, बेलन को थोड़ा ठीक कर लेना आपकी बार। ये लो त्रिज्या 3 में, ये त्रिज्या है और ये क्या है, एच है। ये आपको समझ में आया? एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, यानी इन दोनों का योग दे दिया आर प्लस एच। कितना दे दिया? दोनों का योग 42 मीटर दे दिया। ये रहा 42 मीटर है। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो वक्र पृष्ठ प्लस ऊपर नीचे के दोनों समतल पलों का ऐड क्या होता है, कुल पृष्ठीय, टोटल सरफेस एरिया। कितना दिया आप लोगों से? आपको दिया 3696, ठीक है, 3696 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो टोटल सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए एग्जाम में, 2 पाई आर और एच प्लस आर होता है, ठीक है, बराबर कितना हो गया 3696, ठीक है। आप लोगों से पूछा क्या है, आयतन। इसका अगर आयतन निकालना आप लोगों को वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए बोला गया, वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पहले एक बार यहां से आर और एच निकाल लेते, उसके बाद पाई आर स्क्वायर एच निकाल लेंगे। देखो इधर ये इसकी वैल्यू दे रखी है, तो 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा, ये तो कितना हो गया, कितनी दे रखी है 42, 3696, ठीक है। देखो इसको 6 से काट लो, 6 से 7 बार, 6 से 6 बार, 6 से 1 बार, 6 से 6 बार, 7 से काटेंगे तो कितना हो गया, 7 से काटो 88 बार, ठीक है ना। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 44 बार हो गया। पाई का मान आप लिखोगे 22/7 गुणा आर, आर बराबर कितना हो गया 44, 22 से 2 बार कटा, यानी आपके पास एक्चुअल में आर की वैल्यू कितनी आ गई 14। आप लोगों को ये चीज दे रखी थी टोटल सरफेस एरिया में, आप लोगों से फाइनली पूछा ये है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच लगा के। तो आप बताओ पाई आर स्क्वायर एच ये निकालना है आपको, आयतन, आयतन की बात कर रहे हैं। आयतन की वैल्यू 22/7 हो गया पाई, तो आर कितना है 14 गुणा 14 कर दोगे आप लोग, और एच कितना आ गया, अगर 14 ये है, दोनों की वैल्यू कितनी है ये 42, तो घटाएंगे तो कितना बचा 28, ये हो गया। 7 से कर लो, 7 दूनी 14 को इससे गुणा करो, कितना हो गया 14 दूना 28, 14 दूना 28 और 2 कितना हो गया 30, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो गया, इसको भी देखो क्या लिख लो 2 गुणा 14, ठीक है ना, 2 दूनी 4 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, ये 4 हो गया, 4 से गुणा पहले कर लो, टुकड़ों में गुणा करोगे तो जल्दी होगा, 8 चौक 32, 4 3 12 हो गया, फिर आप 14 से गुणा कर लेंगे, 14 दूना 28, यूनिट डिजिट 8 पे जाएगा, 2 तो आंसर ही नहीं हो सकते, ठीक है ना। फिर कितना हो गया 2 बचा, फिर 4 3 42, 42 में 2 जोड़ोगे तो 44 हो गया, 4 14 को 2 से गुणा किया 28, 28 4 32 हो गया, इतना मिला लो 248। कौन सा आ रहा है, दूसरा ये रहा 248, यहां 258 है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर। समझे आप लोग, पीछे तक समझ में आया सभी को? इस तरह से मैनेज करोगे तो जल्दी से सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते आओ अगले की तरफ। एक आदमी ने 2 अलमारियों को 650 प्रत्येक में बेचा, एक पर 30% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि हुई। यदि उसने दोनों अलमारियों को 875 प्रत्येक में बेचा होता तो उसका शुद्ध लाभ या हानि, निकटतम पूछा है, निकटतम का मतलब होता है डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट तक, ठीक है ना। निकटतम डेसिमल में कोई भी वैल्यू आए, जैसे आपके पास 16.4 आ गया तो आप 16 बता के आ सकते हैं, 16.7 आ गया तो आप 17 बता के आ सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से निकटतम पूछा, फिक्स मान पूछा आपसे, यानी पॉइंट में आंसर। सबसे पहले एक बार ये चीज समझो, 2 अलमारियां थी, पहली और दूसरी, आप ये समझेंगे इनका दोनों का बेचा हुआ मूल्य दिया कितना 30% और 30% नहीं, कितना दिया 650, ये तो लाभ आने की वैल्यू थी, दोनों का सेलिंग प्राइस दिया आपको, 650 में इसको बेचा और 650 में इस वाली को बेचा, ठीक है ना। अलमारियों की बात थी, एक पर 30% लाभ होता है, एक पर उसने कमाई की है 30%, यहाँ कॉस्ट प्राइस रही होगी, जो भी यहाँ आएगा कॉस्ट प्राइस आएगी, और एक पर कितना लाभ हुआ उसको हानि 20% हानि, इसलिए देखो माइनस में 20% हानि है, तो ये भी कॉस्ट प्राइस रहेगी। लाभ और हानि क्रय मूल्य पे होते हैं, पहले खरीद के लाते फिर उसके बाद बेचते हैं, कितना लाभ हुआ कितनी हानि सब क्रय मूल्य से पता करते हैं। आप लोग जब इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आप लोग बोलेंगे सर ये वैल्यू 30%, यानी 100% अपना मान रहा होगा, 30% ज्यादा, यानी कितने के बराबर, तो 650 बटे 130,
गुणा किससे कर दोगे 100 से, यानी आपकी वैल्यू 100% के बराबर थी। जब आप काटेंगे तो 13 से कितनी बार कटा 5 बार, तो ये कितना हो गया 500, यानी ये वैल्यू कितनी आ रही थी 500। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 650 था, आपकी वैल्यू 100 के बराबर थी, लेकिन जब इसको बेचा तो ये तो 80% हो गया, क्योंकि लॉस है 20% का, तो 80% गुणा 100%, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 काट दिया, 6500 बटे 8 वैल्यू आई। ठीक है, आप लोग टोटल ओवरऑल क्रय मूल्य देख लेंगे कितना हुआ। तो 500 रुपए तो आपने यहां से खरीदा था, और 6500 बटे 8, जब इसको कैलकुलेट करोगे 8 पंजो 40 होता है, 40 का मतलब 4000, 6000 में 4000 जोड़ोगे तो 10500 बटे 8, ये ओवरऑल क्रय मूल्य था आपका। क्या था ये ओवरऑल क्रय मूल्य। अब आपसे देखो क्या बोला गया, अगर दोनों अलमारियों को 875 रुपए में बेच दे तो बताओ उसका लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है, तो अब की बार सेलिंग प्राइस है 875, 875 की एक अलमारी बेचेगा तो दोनों को कितने में बेचेगा, इतने में बेचेगा कि नहीं बेचेगा सामने वाला। ठीक है, दोनों को यहां लिख लेते हैं। देखो 10,500 बटे 8, ये कॉस्ट प्राइस है आपकी, सेलिंग प्राइस कितनी आई बेटा आपकी 875 गुणा 2। आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 0, 5 से काटो। देखो मार्कर चेंज करते हैं जिससे आपको क्लियर दिखे, ये लो 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, 5 एकम चेंज क्यों नहीं कर रहा है मार्कर को, आ जाओ। देखो 5 एकम 5 हो गया, बचा 3, 5 से 5 7 35 होता है, 5 25, ये हुआ कि नहीं हुआ, हो गया इतना। देखो ये 21 गुना 100 मानो इसको, 21 गुना 100, तो 25 से काटो, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100 होता है, 4 से कितने बार कटा 2 बार, 7 या 21, ये कितना हो गया 7 दूनी 14, 14 दूना 28, यानी 21 अनुपात 28। देखो 2 भी ऊपर गया, 2 पहले से था, 2 दूनी 4, 7 चौक 28, यानी आप लोग 21 रुपए की चीज कितने की बता रहे हो 28 की, यानी आप फायदा कितना बचा रहे हो 7, 7 बटा 21% बनाने के लिए किससे गुणा कर दोगे 100%। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ जाएंगे तो फायदा मिलेगा कि नहीं, ये कटा 7 21, 3 का भाग दोगे तो 33.33% आपका प्रॉफिट होगा उसको। तो कौन सा आंसर है, लगभग में 33% लाभ है। समझ में आया सभी को, क्या हुआ उसको 33% ओवरऑल लाभ हुआ, उसको क्या हुआ है लाभ हुआ। आगे बढ़े थोड़ा। ठीक, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 35% का लाभ कमाता है। इधर देखो बेटा एक बार, सबसे पहले दुकान वाले किसी चीज को खरीद के लाते हैं तो उसको एमआरपी बताते हैं, एमआरपी पे डिस्काउंट जब लेस कर देते हैं तो सेलिंग प्राइस बताते हैं, सेलिंग प्राइस पे जाके देखते हैं क्रय मूल्य। वो लोग इस पे प्रॉफिट ऐड करके रहते हैं, फिर डिस्काउंट, पहले वस्तु को खरीदते हैं, फिर उसका मूल्य ज्यादा बताते हैं, फिर छूट देके बेच देते हैं, फिर भी उनको क्या होता है लाभ होता है। आप सभी को पता है, आप कहीं पे भी दुकान पे जाते हैं तो दुकान वाला क्या करता है छूट देता है इन पे। छूट कहां से देता है, क्योंकि वो पहले क्या करता है उस मूल्य को बढ़ा देता है। ठीक है, देखो उन्होंने क्या किया 15% का डिस्काउंट दिया बेटा, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया उन्होंने 15%, 15% डिस्काउंट दिया उन लोगों ने, और फिर भी वो प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस किस पे होता है क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य के बीच, आप लोग जानते हैं 35% का उनको क्या हुआ है लाभ हुआ है प्रॉफिट। यदि वस्तु को बिना छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो सपोज करो वो चीज, देखो चाहे इसको 100 मान लो चाहे इसको मान लो, दोनों से एक ही बात है बेटा। अगर वो 100 रुपए की चीज थी, ठीक है ना, तो वो लोग आपको कितने की बता रहे थे, कितने की बेचे 135, बेचे नहीं बेचे, बता कितने की रहे थे, तो उन्होंने कहा सर 85, 15% जो छूट ही दे दी तो 135 की वैल्यू किसके बराबर है 85% के बराबर है, यानी वो चीज कितने की बता रहे थे वो लोग इतने की। समझ गए क्या आप लोग। बस आपको कुछ नहीं करना, एमआरपी का रेशियो निकालो, एमआरपी से कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लो, तो 135 बटे 85% से तो परसेंट गया गुणा 100, इसका रेशियो किससे निकाल लो 100 से। जब आपने देखा तो 100 से 100 निकाल दो, 5 से निकाल लो, 5 से कितनी बार कटा 17 बार, और 5 दूनी 10, 5 से 7 बार, आपने देखा 27 अनुपात 17, यानी आप खरीद के लेके आए हो 17 की और बेच कितने की रहे हो 27, यानी कितना लाभ कमा रहे हो आप सीधा 10, 10 का लाभ कमा रहे हैं आप लोग 17 पे,
परसेंट बनाओगे तो किससे गुणा करके आओगे 100% से। ठीक है, तो वो प्रॉफिट के लिए पूछ रहा था, जब आप किस पे अंकित मूल्य पे कोई भी डिस्काउंट नहीं देते उसके बाद का, तो आप 17 की लाके 27 की ही बेच दोगे। तो 17 और 27 का रेशियो है किसका, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य का। ठीक है, आप जब देखोगे तो 1000 में किसका भाग देना है आपको, 17 का। 17 का देखो 17 5 85 होता है, तो 5 ही हो गया, कितना बचा 150। 17 सत्ते 17 8 136 होता है, तो 17 8 136 हो गया। ठीक है, फिर पॉइंट 17 8 136। ठीक है, उसके बाद फिर वही हो गया 140, 17 8 फिर 136, 58.82। पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन। ठीक है ना। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहे। इसी चैनल पे जितने भी ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, सीएचएसएल और जितने भी राजस्थान एग्जाम है, सबके वीडियो, सबके पीवाईक्यू इसी पे लाएंगे और कोर्स भी इसी पे करवाएंगे सारे। ठीक है, तो जिनके पास चैनल नहीं है ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, धन्यवाद।